आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। हाथरस कांड पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज एक अहम सुनवाई है। पीड़ित परिवार को भी हाईकोर्ट में मौजूद रहने को कहा गया है। इसके लिए पीड़ित परिवार कड़ी सुरक्षा में हाथरस से लखनऊ के लिए निकल चुका है। इनमें पीड़ित के पिता, मां, दोनों भाई और भाभी शामिल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस केस में खुद ही संज्ञान लेते हुए यूपी के आला अधिकारियों को तलब किया था। हाईकोर्ट ने यूपी के अपर मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस के डीएम और एसपी को तलब किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई दोपहर 2 बजे शुरू होगी। 80 किलोमीटर से ज्यादा का सफर हम तय कर चुके हैं पीड़ित परिवार के गांव से और लखनऊ जाने वाले रास्ते पर इस वक्त हम मौजूद हैं। सुबह के इस वक्त बज रहे हैं 7:08 और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा काफिला है वो लखनऊ के लिए चल पड़ा है। और इस वक्त हम ये जो है लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है ये पूरा कॉन्वॉय जो है ये आगे बढ़ता हुआ लगातार। और इस कॉन्वॉय में जो आला अधिकारी हैं, एसडीएम रैंक के अधिकारी इसमें मौजूद हैं। हालांकि हमें कहा गया था कि डीएम और एसपी भी इस कॉन्वॉय को ज्वाइन करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक जो है डीएम, एसपी इस कॉन्वॉय को ज्वाइन नहीं किए हैं। एसडीएम की गाड़ी जो है पहले 2 जिप्सी चल रही है कॉन्वॉय में, आप देख सकते हैं। उसके बाद एसडीएम जो है वो बैठी हुई है इस गाड़ी में। जो इलाके की एसडीएम है वो बैठी हुई है, गंगवार वो बैठी हुई है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं एसडीएम है और है बीच में एसएचओ की गाड़ी में पीड़ित परिवार की जो महिला सदस्य हैं वो बैठी हुई है। महिला जो इंस्पेक्टर है वो पहले बैठी हुई है ड्राइवर के बगल में, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसमें जो है पीड़ित परिवार की जो महिला सदस्य हैं वो जो भाभी हैं आप देख सकते हैं काफिले में। और इसके पीछे जो गाड़ी आपको सफेद रंग की दिख रही है उस गाड़ी में जो है पीड़ित परिवार के जितने भी मेल हैं वो यानी पुरुष हैं वो उस गाड़ी में बैठे हुए हैं। और काफिला लगातार लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़ता हुआ। और इस वक्त जो समय हो रहा है 7:09। हम तकरीबन 80 किलोमीटर से ज्यादा का सफर इस वक्त हम तय कर चुके हैं और 1 बजे तक पीड़ित परिवार को जो है वो पेश होना है पीड़ित परिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने। और इसी वजह से जो देखिए पूरी सुरक्षा घेरे में जो है पीड़ित परिवार को लेकर जाया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए थे पीड़ित परिवार का, उसके बाद जो है इस तरीके से सुरक्षा घेरे में पीड़ित परिवार को लखनऊ बेंच के सामने ले जाया जा रहा है। तो वहीं हमने देखा था कि गाँव में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स लगा दिए गए थे प्रशासन की तरफ से। 8 सीसीटीवी कैमरे प्रशासन की तरफ से लगाए गए थे। और ये जो काफिला है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ लखनऊ एक्सप्रेसवे पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। हम काफिले के साथ लगातार चल रहे हैं और हम लगातार फॉलो कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जब पीड़ित परिवार आज सुबह करीब 5:30 बजे गांव से लखनऊ के लिए रवाना हुआ। आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहते हैं किस तरीके से जो पीड़ित परिवार है वो इस वक्त अपने घर से बाहर निकल चुका है, दहलीज क्रॉस कर चुका है। आज अहम दिन है हाथरस मामले में, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के सामने उसे पेश होना है। और वो जो है पूरा परिवार जो है वो हाई कोर्ट के सामने कहेगा जिस तरीके से जो अंतिम संस्कार देर रात की गई थी उस मामले में जो है सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी पीड़ित परिवार के सदस्यों को पेश होने का आदेश दिया था। और उसके बाद जो है प्रशासन जो है इस जो है वो सुबह पहुंच गया है, पीड़ित परिवार को सुरक्षा घेरे में ले लिया है और लेकर फिलहाल हाई कोर्ट के लिए ये यहाँ से निकलने वाले हैं। जो सबसे पहले तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो महिला सबसे आगे चल रही है वो एसडीएम है इलाके की। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं अंजलि गंगवार एसडीएम है। यहाँ पर अंजलि गंगवार एसडीएम है जो कि इस काफिले में शामिल है, इस कॉन्वॉय में होंगी अंजलि गंगवार। आप और देख सकते हैं पूरा जो पीड़ित परिवार है वो जो है पीड़ित परिवार हमारे साथ अंजलि गंगवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम कॉन्वॉय में आप शामिल होंगी जी। और मैम कुल जो है एसपी साहब, डीएम साहब भी इस पूरे कॉन्वॉय में होंगे मैम? हाँ वो भी जा रही हैं। मैम आप
कितनी गाड़ियाँ होंगी कॉन्वे में? व्यवस्था रहेगी मैम? कितनी गाड़ियाँ होंगी? पर्याप्त हमारी 6 गाड़ियाँ हैं। सीधे यहाँ से हाईकोर्ट लेकर जाएंगे? एसपी और डीएम भी जा रहे हैं मैम यहाँ से? सीधे हाईकोर्ट लेकर जाएंगे, ऐसे एसडीएम अंजलि गंगवार का कहना है। और अंजलि गंगवार जो है वो निकल चुकी हैं यहाँ पर। और पीछे आप देख सकते हैं पूरा पीड़ित परिवार जो है पुलिस प्रशासन के घेरे में है। और 6 गाड़ियां होंगी इस पूरे कॉन्वॉय में। और यहाँ से तकरीबन 375 किलोमीटर का डिस्टेंस है हाथरस से लखनऊ का। और उसके बाद लखनऊ हाईकोर्ट में पेशी है। तकरीबन 1 बजे के आसपास लखनऊ हाईकोर्ट में पेशी होगी पूरे पीड़ित परिवार को। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो भाभी हैं, जो पीड़ित के पिता हैं, पीड़ित के माँ हैं, पीड़ित के दोनों भाई हैं, वो इस वक्त यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। काफी अहम दिन है। 3 सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। पीड़ित परिवार की गाड़ी के साथ अमित सिंह, हाथरस से दीपक बिष्ट और लखनऊ से हैं अजीत सिंह। सबसे पहले अमित के पास चलते हैं। अमित, कहां पर पहुंचा है काफिला? कितना समय लगेगा लखनऊ पहुंचने में? अमित, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए अमित से हम फिर से संपर्क साधेंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं। अमित उस काफिले को फॉलो कर रहे हैं जिसमें पीड़ित परिवार है। कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़ित परिवार लगभग 5:30 बजे सुबह हाथरस से निकला है और लखनऊ में अहम सुनवाई होने वाली है। अजीत लखनऊ में मौजूद हैं। अजीत, दोपहर में सुनवाई है हाईकोर्ट में, उससे पहले लखनऊ में सुरक्षा के क्या इंतजाम है? देखिए बिल्कुल जसप्रीत, लखनऊ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए क्योंकि पूरे परिवार को हाईकोर्ट में पेश होना और 2:15 पर इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। इसके साथ ही जो एसीएस होम है उत्तर प्रदेश के अवनीश अवस्थी, डीजीपी के साथ डीजी, कई सारे जो आला अफसर हैं उनको भी कोर्ट ने तलब किया, वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो 2:15 सुनवाई है मुकर्रर की गई। और बाकायदा आपको बता दें कि ये 1 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया था। साथ ही उन्होंने जो गरिमामय अंतिम संस्कार होता है उसको लेकर इस पूरे मामले को जो है एक तरीके से कहा स्वतः संज्ञान लिया। तो कहा गया था कि अंतिम संस्कार का अधिकार इस सुमोटो के तहत कि अंतिम संस्कार का अधिकार होता है सबका, क्यों नहीं कराया गया, उसको लेकर स्वतः संज्ञान लिया था। और सीधे तौर पर बताएं, कोर्ट ने जो हाई कोर्ट है उन्होंने अपने वकील JN माथुर को पूरी जिम्मेदारी दी है। बाकायदा जो एक जूरी बनाया है उसके तहत JN माथुर मामले के एमिकस जो क्यूरी है उसके मेंबर्स होंगे, वो इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे। साथ ही विनोद शाही, सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता नामित किए गए हैं वो विनोद शाही हैं, वो अपनी सरकार की तरफ से पूरा पक्ष रखेंगे कि अब तक क्या हुआ इस मामले में। 14 तारीख से लेकर 22 तारीख की जो घटनाक्रम है उसको और जो अब तक की जांच में सामने बात आई है सब सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाएगा। विनोद शाही की तरफ से हाईकोर्ट के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। पीड़ित परिवार अमित से चूंकि बात नहीं हो पा रही, लगभग 5 से 5.5 घंटे लगता है हाथरस से यहाँ आने में। बिल्कुल हम लौटेंगे आपके पास। ठीक है अजीत, हम अमित सिंह के पास चलते हैं जो काफिले को फॉलो कर रहे हैं। अमित, कहां पर काफिला पहुंचा है? कितना समय लगेगा लखनऊ पहुंचने में? अमित, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जसप्रीत, आवाज पहुंच रही है। बताइए अमित, कहां पर पहुंचा है काफिला? जी बिल्कुल, मैं आपको सीधी तस्वीरें काफिले की दिखा रहा हूं। और इस वक्त जो है हम लखनऊ एक्सप्रेसवे पे मौजूद हैं और हम जो है सैफई का जो रास्ता उतरता है लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए जो कट है वो उसको क्रॉस कर चुके हैं। और ये देखिए काफिला जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। अभी भी जो हम देख सकते हैं कि 210 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी है। 150 किलोमीटर से ज्यादा का सफर काफिला तय कर चुका है। और लगातार हम आपको वो कॉन्वॉय दिखा रहे हैं, जो 6 गाड़ियों की कॉन्वॉय है वो लगातार लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़ती हुई। और इन 6 गाड़ियों के आगे एक गाड़ी जो भी लोकल पुलिस स्टेशन का एरिया पड़ता है उसकी गाड़ी आके सामने से गार्ड करते हुए लेकर जाती है। सबसे पहले एसडीएम जो है अंजलि गंगवार, वो उनकी गाड़ी जो 2 जिप्सी है, उसके बाद एसडीएम की गाड़ी है अंजलि गंगवार, और उसके बाद जो गाड़ी है उसमें जो महिला इंस्पेक्टर बैठी हुई हैं, उनके साथ जो महिला सदस्य हैं पीड़ित परिवार की, जो भाभी और माँ, वो बैठी हुई है। उसके पीछे जो गाड़ी है सफेद रंग की, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सफेद रंग की गाड़ी में जो है वो देखिए ये इसी गाड़ी में जो है पीड़ित की जो परिवार का जो महिला सदस्य है वो बैठी हुई है। और इसके आगे एसडीएम की गाड़ी है और उसके आगे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की जिप्सी है। तो इस तरीके से काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। सैफई हम क्रॉस कर चुके हैं और इस वक्त जो अगर हम आपको बताएं तो इटावा जाने वाला जो रास्ता है,
जो रास्ता उतरता है लखनऊ एक्सप्रेसवे से इटावा जाने के लिए, उसे भी इस वक्त अभी हम क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर। तो लगातार ये जो काफिला है वो सुबह से ही आगे बढ़ता हुआ, और उम्मीद की जा रही है कि 10:50 के बाद 10:50 और 11:10 के बीच में किसी भी हाईकोर्ट पहुंच सकते हैं। लखनऊ बेंच जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की है लखनऊ में, वहां हम पहुंच सकते हैं। और लगातार जो है काफिला वो आगे बढ़ता हुआ, और आपको बताएं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। और साथ ही साथ जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसके जवान भी जो है लखनऊ एक्सप्रेसवे पे मौजूद है, ताकि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो इस काफिले को। काफिला लगातार आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि 1 बजे के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम, कड़ी सुरक्षा के बीच काफिला बढ़ रहा है। सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, आप सभी बने रहिए। और बड़ी खबर हाथरस कांड से ही जुड़ी हुई हम आपको बता दें, हाथरस मामले की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम हाथरस पहुंच गई है। आज से सीबीआई की टीम सबूत जुटाने और पूछताछ का सिलसिला शुरू करेगी। सीबीआई हाथरस केस में हत्या, गैंगरेप और SC/ST एक्ट के तहत पहले ही FIR दर्ज कर चुकी है। इस मामले की जांच कर रही यूपी की SIT को अब तक जो तथ्य मिले हैं वो भी सीबीआई से साझा किए जाएंगे। हिंसा फैलाने की साजिश में PFI का हाथ, भीम आर्मी का कनेक्शन और फंडिंग के साथ ही नक्सल कनेक्शन पर भी SIT की तरफ से सीबीआई को तथ्य और सबूत सौंपे जाएंगे। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी हाथरस में ही मौजूद हैं। दीपक, एक तरफ तो पीड़ित परिवार लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है, अहम सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में, दूसरी तरफ सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। बिल्कुल, देखिए आज सीबीआई की टीम किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकती है, क्योंकि हालांकि परिवार के तरफ से कोई भी नहीं है, क्योंकि सभी लखनऊ की तरफ गए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर पूरा जो इलाका है वो छावनी में तब्दील है, PAC है, लोकल पुलिस है। मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आज यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा कहा जाएगा, लेकिन सीबीआई की टीम का इंतजार है, क्योंकि कुछ देर बाद सीबीआई यहाँ पर पहुँचेगी और गाँव के उस घटनास्थल की तरफ जाएगी जहाँ पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, उस जगह की मौका मुआयना करेगी, रिक्रिएट कर सकती है। साथ ही जो दस्तावेज हैं जो तो दीपक बिष्ट जानकारी दे रहे थे कि सीबीआई की टीम अब आज से मामले की जांच शुरू करेगी। हालांकि पीड़ित परिवार से वहां पर कोई भी नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई है, जिसमें हाईकोर्ट ने मामले का खुद संज्ञान लिया था और पीड़ित परिवार मौजूद रहेगा। साथ ही यूपी के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। एक बार फिर से दीपक के पास चलते हैं। दीपक, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए आज केस से जुड़े हुए सभी दस्तावेज जो हैं वो कल ही लिए जा चुके हैं सीबीआई के द्वारा, और सीबीआई की आज एक टीम यहाँ पर जो पहुँची है वो कुछ देर बाद इस गांव में आएगी और इस गांव में घटनास्थल की तरफ जाएगी। सबसे अहम चीज़ है कि जो घटनास्थल का इलाका है और साथ ही जो आसपास के लोग हैं उन सब के बयान उन्हें भी लेने हैं। जिस तरह से SIT जांच कर रही थी उसी तरीके से उन्हें भी ये सारी जांच एक बार फिर नए सिरे से शुरू करनी होगी, क्योंकि मामला दर्ज कर चुकी है सीबीआई और गाजियाबाद जो यूनिट है उसने इस पूरे मामले में जाँच शुरू की है। अब देखना यही होगा कि सीबीआई कितनी देर में यहाँ पर पहुँचती है, लेकिन गाँव में अभी तक किसी की ऐसी एंट्री नहीं है। जो भी कोई यहाँ पर, यानी अगर पीड़िता के घर की तरफ अगर कोई आता है तो उसको एक रजिस्टर में अपना नाम और पता, फ़ोन नंबर लिखवाने होते हैं, उसके बाद ही उसकी परमिशन होती है, अन्यथा किसी को भी यहाँ से नहीं जाने दिया जाता। जैसे मेटल डिटेक्टर है यहाँ पर, उन्हीं लोगों की यहाँ से परमिशन दी जाएगी। साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो घटनास्थल है वहाँ पर सीबीआई जाएगी, साथ ही उसके बाद ही यहाँ पर जितने इन्वेस्टिगेशन के जितने लोग यहाँ पर जुड़े थे, पुलिस के ऑफिसर्स थे, उन सबसे पूछताछ की जाएगी और ये सारा उपक्रम एक कंट्रोल रूम बनाकर ही किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर इंतजार है सीबीआई का, और सीबीआई की टीम कितने बजे सीबीआई की टीम के पहुंचने का इंतजार है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। हाथरस कांड में इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जांच एजेंसियों ने हाथरस कांड के बहाने योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश का पर्दाफाश करने का दावा किया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक योगी सरकार को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर बड़ी साजिश रची गई। फंडिंग के जरिए भारत के बाहर से नफरत फैलाने वाले झूठे और योगी सरकार के खिलाफ ट्वीट करवाए गए। जांच एजेंसियों की माने तो बड़ी संख्या में पाकिस्तान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों से योगी सरकार के खिलाफ ट्वीट करवाए गए। साथ ही सोशल मीडिया पर झूठ और अफवाह फैलाने के लिए दूसरे राज्यों और देश के बाहर से फेक अकाउंट का इस्तेमाल भी किया गया है। अब तक की जांच में ये बात भी सामने आई है कि हाथरस केस में गंभीर धाराओं में केस दर्ज होते ही ये सारे अकाउंट बंद हो गए और ट्वीट भी डिलीट किए गए। तो बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जांच एजेंसियों का दावा है कि बड़ी संख्या में फर्जी अकाउंट बनाए गए और उसके बाद जैसे ही केस दर्ज होता है, पुलिस एक्शन में आती है, उसके बाद ये फेक अकाउंट डिलीट भी कर दिए जाते हैं। अजीत हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, ये बड़ा खुलासा हुआ है, बाकायदा फेक अकाउंट के लिए फंडिंग की जाती है, वो भी पाकिस्तान से।
देखिए बिल्कुल जसप्रीत, जांच एजेंसियों को इस बात का पता चला था कि दूसरे देशों से, खाड़ी देशों से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से लगातार ट्वीट्स किए जा रहे थे, भड़काऊ ट्वीट्स किए जा रहे थे और निशाना साधकर हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जब जांच एजेंसियों को पता चला, हाथरस में जब केस रजिस्टर्ड हुआ, मथुरा में जब केस रजिस्टर्ड हुआ, तो फिर ये सारे ट्वीट अकाउंट्स जो है वो डिलीट होते गए। सब लोगों ने जितने अकाउंट से उसको डिलीट किया गया, लेकिन तब तक एजेंसियों के पास सारे सबूत आ गए थे किस तरह सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही थी। फर्जी अकाउंट बनाकर ट्वीट्स किए जा रहे थे, सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे, ट्वीट्स पर लोगों को भड़काया जा रहा था। तो बड़ा खुलासा जांच एजेंसियों की तरफ से हुआ और ये भी कहा जा रहा है कि इस ट्वीट्स को लेकर जांच एजेंसियां अपनी जांच की कार्रवाई को आगे बढ़ा रही हैं और उनसे अगर संपर्क होगा कोशिश करेंगे कि दूसरे देशों को जो दूतावास है उनसे परमिशन लेकर वहां भी पूछताछ की जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि जांच एजेंसियों को खुली छूट है, पूरे मामले के पक्का पर्दाफाश करें। जसप्रीत, चलिए, तो अजीत, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो जांच एजेंसियां इसमें जांच कर रही हैं, इसमें कई आरोपी पकड़े भी गए हैं, तो क्या उनसे भी पूछताछ होगी इस फंडिंग को लेकर के जो मथुरा से पकड़े गए हैं? देखिए बिल्कुल जसप्रीत, इसमें बड़ा अपडेट यह है कि जो मथुरा से 4 लोग पीएफआई के सदस्य गिरफ्तार हुए थे, जिसमें उनका सीधे तौर पर नाम सामने आया था। उनके पास से 6 मोबाइल फोन, लैपटॉप बरामद हुआ था, भड़काऊ साहित्य बरामद हुआ था, वेबसाइट के डिटेल्स बरामद हुए थे जिसमें दंगा करना है, कैसे करना, अपनी पहचान कैसे छिपानी है। ईडी इस मामले में आज उन चारों आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। यानी विदेशी फंडिंग और फंडिंग को लेकर एजेंसियों ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया और इन चारों आरोपियों से, क्योंकि ये वो कड़ी हैं जो पर्दाफाश करने में पुलिस और जांच एजेंसियों की काफी मदद करेंगे और इनसे पूछताछ में पहले भी बहुत सारी चीजें, आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है, वेबसाइट की डिटेल्स बरामद हुआ, जस्टिस फॉर हाथरस की जो वेबसाइट बनी थी उसको भी ये लोग हैंडल कर रहे थे और कैसे विदेशी फंड एकत्रित कर रहे थे, अफवाह और दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इन सब की जांच हो रही है और आज ईडी इन चारों आरोपियों से मथुरा जेल में पूछताछ कर सकती है। जसप्रीत, चलिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। दरअसल हाथरस केस के सहारे यूपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने के आरोप में मथुरा से पकड़े गए पीएफआई से जुड़े 4 लोगों से ईडी भी पूछताछ कर सकती है। ईडी इन चारों आरोपियों से मथुरा जेल में जाकर पूछताछ कर सकती है। ईडी इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर इस पूरी साजिश के लिए फंडिंग कहां से हो रही थी। बताया गया कि पूछताछ में अगर अहम सुराग हाथ लगे तो ईडी भी केस दर्ज कर सकती है। कुछ दिनों पहले ही पीएफआई से जुड़े 4 लोगों को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। इनमें एक बहराइच का रहने वाला मसूद जामिया का छात्र भी है। अजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, हमने पहले जिक्र किया था, आपने बताया था कि जो ये 4 आरोपी हैं उनसे पूछताछ होगी, लेकिन इन 4 आरोपियों के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या इनका पहले का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, इस बारे में आपके पास कोई जानकारी है? देखिए बिल्कुल जसप्रीत, इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है काफी अच्छा नहीं रहा। इनका जो संपर्क था वो पीएफआई सिमी के जो पुराने सदस्य रहे हैं उनसे, क्योंकि सिमी के ही लोग पीएफआई में आ गए और फिर पीएफआई का जो को संगठन है एफडीपीएफआई, उसको ये लोग संचालित कर रहे थे। जब सीए और एनआरसी को लेकर दंगे हो रहे थे, जो हिंसा हो रही थी राजधानी लखनऊ से लेकर दिल्ली जामिया तक, तो उसमें भी नाम आया था पीएफआई का। तो ये पीएफआई के एरिया का कहा जाता है कि एरिया का लीडर बताया जा रहा है जो मसूद गिरफ्तार हुआ है, जो बहराइच का रहने वाला। इसके अलावा अलीगढ़, सहारनपुर, कई सारे लिंक जांच एजेंसियों के सामने आए हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियों की जो जांच है वो इसी तरफ आगे बढ़ रही कि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ठीक नहीं था, इसीलिए ट्रेस करके इनकी गिरफ्तारी की गई। उस वक्त ये लोग दिल्ली से हाथरस जा रहे थे। इनके पास से भड़काऊ पोस्टर, आपत्तिजनक सामान, लैपटॉप, मोबाइल सब कुछ बरामद हुआ था जांच एजेंसियों को। और इसी ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इनसे पूछताछ के बाद आपको बता दें जसप्रीत की बनारस में 2 सोना व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया था, अमित सोनी और शाहिद को। और उनकी पूछताछ के बाद लखनऊ के राजेश जायसवाल जो बड़ा हवाला कारोबारी है उसे अरेस्ट किया गया था, जिसके पास से 1 करोड़ 1 लाख रुपए नगद, 5.5 लाख की विदेशी करेंसी बिल्कुल, तो हाथरस कांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ है अजीत, और कई अहम गिरफ्तारियां भी हुई हैं और इन गिरफ्तारियों के बाद अब आज 4 लोगों से अहम पूछताछ हो सकती है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार के बक्सर में एक महिला से दरिंदगी की खबर सामने आई है। ये खबर दहला देने वाली है, क्योंकि महिला से दरिंदगी के बाद उसके 5 साल के बच्चे की हत्या भी कर दी गई। आरोपी की महिला की गैंगरेप के बाद घटना को अंजाम देने वालों ने उसके बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी, फिर दोनों को बांधकर नदी में फेंक दिया। बाद में महिला की तलाश कर रहे उसके परिवार के लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की मौत हो चुकी है, जबकि महिला गंभीर रूप से जख्मी है। महिला के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि उसका गैंगरेप किया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि शनिवार को हुई घटना के इतने घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस या फिर डॉक्टर इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि महिला का गैंगरेप हुआ है। हालांकि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी 2 की तलाश जारी है। पत्नी पानी में बिगड़ रहा है, लड़का भी पानी में रहा है, लड़का पे
पेट बांध दिए रहे औरतिया के पेटवा पर बांध के और हाथ गोड़ सब बांध मुँह में कपड़ा लगा रहे औरतिया के चिलाई ना। वो बैंक गई पैसा निकालने के लिए डालने के लिए बीच में उनको आदमी पकड़ लिया, पूरे दिन रखा, रात पूरा रखा है, सुबह में 3 बजे लेकर आहारा में बिक दिया है उनको। तो बच्चा मर गई बा और बेहोश पड़ी थी। इस घटना के बाद बक्सर पुलिस पीड़िता को लेकर के बक्सर सदर अस्पताल में इलाज के लिए यहाँ पर आई है। आप देख सकते हैं बक्सर सदर अस्पताल का ये इमरजेंसी वार्ड है और यहाँ पर जो परिजन है, जो लड़की के जो परिजन हैं वो भी यहाँ पर हैं और लड़की का इलाज यहाँ बक्सर सदर अस्पताल में जो तैनात डॉक्टर हैं वो कर रहे हैं। हमारे साथ पीड़ित लड़की जो है, पीड़ित महिला हैं, उनके पिता हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ घटना हुई थी। सर ये बताइए कि क्या हुआ था आपके बच्ची के साथ? पैसा जमा करे गई चौंगाई स्टेट बैंक में कुछ गुंडा लोग करा के धर लिहल, पैसा छीने खाती, हत्या करे खाती अभी धरा गई। हम छानबीन कोई ना एक पता चलल, छानबीन कोई ना पता चलल तो हम अपन 7, 8, 9 बजे तक ले अपन एने ओने दौगनी आहे पर हम के करे घरे जाए। बैंक तक आइल बानी तो बैंक ताला लॉक हो गई बा। महिला भी ठीक है, बयान दे रही हैं और उनके द्वारा भी बयान हमारे थाना प्रभारी के द्वारा कलमबद्ध किया गया है, महिला थाना प्रभारी के द्वारा। उस पर आगे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। क्या है 1 से 2 दिन में मामला आ जाएगा, जब मेडिकल रिपोर्ट हमको मालूम हो जाएगा। हम चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। चंद्रमोहन, इस मामले में सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन जो एसपी कह रहे थे अभी तक तो मेडिकल रिपोर्ट ही नहीं आई है। कितना समय लगेगा मेडिकल रिपोर्ट आने में? देखिए, प्रशासन के मुताबिक आज ही ये मेडिकल रिपोर्ट आना है और उसके बाद यह साफ हो जाएगा कि महिला के साथ गैंगरेप हुआ है या फिर नहीं हुआ है। वहीं जो स्पेशल टीम बनाई गई है इन्वेस्टिगेशन के लिए वो भी जांच कर रही है और जो आरोपी पकड़ा गया है उससे भी पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें 2 नेम्ड एफआईआर है जबकि 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। और प्रशासन यह साफ तौर पर कह रही है कि कोशिश ये की जा रही है कि जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं जो मासूम बच्चा जिसकी मौत हो गई थी उसका भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाना है और प्रशासन का यह साफ तौर पर यह मानना है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसके बाद यह साफ हो पाएगा कि बच्चे की मौत किस तरह से हुई, क्योंकि जिस तरह से संदिग्ध परिस्थिति में महिला मिली थी और जो बच्चा था वो मिला था, उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जो आरोपी हैं वो पूरी तरीके से प्लान करके और उसके बाद महिला को वहां से उठाए थे जब वो घर से बैंक के लिए जा रही थी और इसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। जब परिवार वालों को यह पता चला कि शाम तक उसकी लड़की घर वापस नहीं आई है, उसके बाद जब परिवार वाले खोजबीन शुरू किए तब सुबह 3 से 4 बजे के बीच में महिला और साथ ही उसके बच्चे नदी में मिले थे और उनके दोनों हाथ पैर बांधे हुए थे। महिला के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। तो अब पूरे मामले की जांच चल रही है और प्रशासन बिल्कुल जांच चल रही है। चंद्रमोहन, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए हम आपके पास लौटेंगे। दरअसल इस घटना के सामने आने के बाद राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। जो कुछ बक्सर में हुआ है इससे घृणित और पार्श्विक कोई कृत्य नहीं हो सकता है। जिस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार कर उसके पुत्र की हत्या करके आहर में फेंक दिया गया, उसके एफआईआर पर स्थानीय पुलिस ने नामजद अभियुक्तों में एक की गिरफ्तारी कर ली है और दूसरे की गिरफ्तारी के लिए दबिश बनी हुई है। बहुत जल्द दूसरा व्यक्ति भी गिरफ्तार होगा। जिस तरह से बक्सर में घटना घटी है और एक महिला ने कहा है कि सामूहिक बलात्कार उनके साथ हुआ है और एक बच्चे का भी, उनके बच्चे का भी सब मिला है। ये पूरा जांच का विषय है कि आखिर इस घटना के लिए जिम्मेवार कौन है। शासन और प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। लिख लो नीतीश कुमार कुशासन, कुशासन बाबू, तुम्हारे सरकार में इस तरह इज्जत लुट रही है बेटी की। बेटा उस बच्ची का इसलिए मार दिया जाता है कि बेटी विरोध करती है बलात्कार का। शर्म आनी चाहिए बिहार सरकार को। आज
वहां जंगल राज है, अपराधियों का बोलबाला है। सुशासन है बिहार में। अभी सब आप आरोप लगा करके सुशासन पर उंगली उठा रहे हैं, सुशासन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश जी की सरकार यही कहेगी। जिस तरह से ये लोग दुहाई देते हैं सुधार, रोज की ये घटना हो गई है। कोई ऐसा नहीं है कि बक्सर की घटना अपवाद है, मन बढ़ा हुआ है अपराधियों का। पटना शहर में, राजधानी में तड़ AK-46 का इस्तेमाल होता है, AK-56 का इस्तेमाल होता है कि SIT का गठन किया गया है, ये होगा वो होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी के झांसी से, जहां झांसी पॉलिटेक्निक परिसर में छात्रा के रेप मामले में मुख्य आरोपी समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। घटना कल की है, जब पीड़ित छात्रा पॉलिटेक्निक परिसर में अपने एक दोस्त से मिलने गई थी। आरोपी की वहां 12 से ज्यादा छात्रों ने लड़की को घेर लिया। आरोपी की इसके बाद छात्रा और उसके दोस्त के साथ जमकर मारपीट हुई। उनमें से एक ने उसका रेप किया। आरोप यह भी है कि इस बीच बाकी के लड़कों ने छात्रा का वीडियो भी बनाया। ये बात है कि पॉलिटेक्निक में जो हमारे बॉयज़ हॉस्टल है और पॉलिटेक्निक की जो मेन एरिया है, उन लोगों के लिए तो एक काउंसलिंग सेशन तो दिया जाएगा, और वहाँ पे जो भी है ट्रेसपासर्स का एक नियम अधिनियम जो भी पहले से जो बनी है, उसको 100% अनुपालन करने की व्यवस्था भी हम लोग सुनिश्चित करा देते हैं। ताकि मेडिकल हो चुकी है और उनके परिवार के जो सदस्यों के साथ सुपुर्द कर दिया गया, वो सुरक्षित है, और उनकी जो मानसिक भी चोट लगी है उसके लिए काउंसलिंग भी किया जा रहा है। और अन्य जो मुलजिम बचे हुए हैं, जो प्रकाश में और लोग आए हैं, उनको पकड़ने हैं तो हमारे 12 टीम्स फील्ड में काम कर रहे हैं। इनको हम लोग तत्काल न्यायिक हिरासत में कल तक भेज देंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके इनको सजा दिलाने की पूरी प्रयास रहेगी। राजस्थान के अलवर में टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने एक ड्राइवर के साथ बहस के बाद मारपीट की। बताया गया कि टोल चुकाने के मुद्दे पर पहले काफी देर तक उनके बीच कहासुनी हुई। इस बीच टोल प्लाजा के एक कर्मचारी ने उस पर डंडों से हमला कर दिया। इस मारपीट में टोल प्लाजा पर अफरा तफरी मच गई। टोल कर्मियों ने उस ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा। इस दौरान कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। इससे पहले गुस्साए टोल कर्मियों ने उसकी कार के आगे बैरिकेडिंग भी लगा दी ताकि वो ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल न सके। इस हंगामे के बीच टोल प्लाजा से कई गाड़ियां भी गुजरती रही। वहीं कुछ लोग इस हंगामे को खड़े होकर देखते रहे। थाईलैंड में हर साल होने वाली भैंसों की दौड़ कोरोना संकट के बीच इस साल भी आयोजित हुई। भैंसें और उससे जुड़ा ये आयोजन थाईलैंड के कृषि उद्योग और वहां के लोगों की जिंदगी में काफी महत्व रखता है। और यही वजह है कि कोरोना संकट के बीच भी भैंसों की दौड़ टाली नहीं गई। वहां के एक इलाके चौनबुरी से सामने आई कुछ तस्वीरों में कई नौजवान भैंसों पर बैठकर रेस लगाते दिखे। हालांकि उससे पहले उन्हें भैंसों पर संतुलन बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। लेकिन जैसे ही रेस शुरू हुई, वहां मौजूद लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। कोरोना संकट के बीच हुई इस दौड़ में हर साल की तरह सैलानियों की भीड़ तो नहीं जुटी, लेकिन आसपास के लोगों ने वहां बड़ी संख्या में शिरकत की और रेस में भाग लेने वालों का हौसला बढ़ाया। यूपी के हमीरपुर में एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जब कुछ लोगों ने एक महिला की पेड़ से बांधकर पिटाई कर दी। बताया गया कि मकान खाली करवाने के लिए उस महिला के साथ विवाद चल रहा था। और इसी बीच मकान मालिक ने उस महिला को पेड़ से बांध दिया। इस काम में मकान मालिक के घर की महिलाओं ने भी उसका पूरा साथ दिया। पेड़ से बांधने के बाद उसकी खूब पिटाई भी की गई। वो महिला लोगों के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए सामने नहीं आया। इसके साथ ही उसके घर का सारा सामान भी बाहर फेंक दिया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई, जिन्हें देखने के बाद महिला की जान में जान आई। पुलिस ने उसके हाथों में बंधी रस्सी खोल दी और इसके साथ ही पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। कोरोना के डर के माहौल में लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए दक्षिण कोरिया में कुछ किसानों ने अपने खेतों में अनोखी कलाकारी दिखाई। उन्होंने धान के खेतों में फसल से विशाल चित्र बना दिए। हालांकि दक्षिण कोरिया के सुनचॉन शहर में जमीन से तो खेत सामान्य ही नजर आए, लेकिन जैसे ही कैमरे ने आसमान से तस्वीरें रिकॉर्ड की तो कला के नायाब नमूने देखने को मिले। कई एकड़ में फैले धान के खेतों में अलग अलग किस्म के चावलों की फसल से पक्षियों और कीड़ों के बड़े बड़े चित्र बने नजर आए। कहीं हल जोतता किसान बना दिखा तो कहीं उड़ता हुआ एक बड़ा सारस नजर आया। कोरियाई भाषा में खुलकर जीने का संदेश भी लिखा गया। बताया गया कि धान की रोपाई ही इस तरह की गई कि खेत में अलग अलग आकृतियां दिखी। आमतौर पर खेतों में चिड़ियों से फसल को बचाने के लिए डरावने पुतले लगाए जाते हैं,
लेकिन सामने आई तस्वीरों में वहां पुतले दक्षिण कोरिया के पारंपरिक लिबास में नजर आए। यूरोप के देश बेलारूस में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन को रोकने के लिए सुरक्षा बल ने कार्रवाई तेज कर दी। वहां प्रदर्शनकारी पिछले 2 महीने से राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। इसी कड़ी में लगातार 9वें रविवार को जब प्रदर्शन के लिए लोग सड़कों पर निकले तो उन पर सुरक्षा बल के जवान टूट पड़े। सामने आई एक तस्वीर में एक जगह जमा हुई प्रदर्शनकारियों के बीच अचानक बम फटते दिखे, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि सुरक्षा बल ने ये बम प्रदर्शनकारियों पर फेंके ताकि भीड़ तितर-बितर हो जाए। प्रदर्शन में शामिल लोगों की जगह जगह धरपकड़ भी शुरू कर दी गई। एक दूसरी तस्वीर में सुरक्षा बल के कुछ जवान प्रदर्शनकारियों को एक पार्क से जबरन हिरासत में लेते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, एक दूसरी तस्वीर में सुरक्षा बल के कुछ जवानों ने वहां की एक सड़क पर सरकार के विरोध में रैली निकालने वालों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इससे पहले हाथों में झंडे थामे हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर निकलकर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी की। राष्ट्रपति के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन में कई लोगों को गिरफ्तार भी कर दिया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बंदूकों और पिस्तौलों की बिक्री ने रिकॉर्ड बना दिया। दुनिया कोरोना की वजह से आर्थिक मंदी से जूझ रही है, लेकिन न्यूयॉर्क में आसमान छूती मांग ने हथियार व्यापारियों की चांदी कर दी है। और हाल यह है कि सामने आई तस्वीरों में बंदूकों की एक दुकान के बाहर लोग कतार में खड़े दिखे। A lot of people are going to be out of work. Some people may resort to robbery, and I want to be able to protect my home, my family. दुकानदारों का दावा तो ये तक है कि उन्होंने 6 से 9 महीने का माल महज 2 महीने में ही बेच डाला। इस वजह से कुछ दुकानें लगभग खाली ही नजर आईं। Crime rate has been going up, and people are afraid of home invasion. बताया गया कि न्यूयॉर्क में फरवरी में कोरोना के फैलने के वक्त से ही बंदूकों की मांग बढ़नी शुरू हुई और जून आते आते बिक्री में ऐसा उछाल आया कि पिछले साल के मुकाबले 121% ज्यादा बंदूकें बिक गई। बंदूकों की रिकॉर्ड बिक्री के पीछे वहां कोरोना के कारण मंदी, रंगभेद के खिलाफ प्रदर्शन और राष्ट्रपति चुनाव को वजह माना जा रहा है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टरों ने वेतन की मांग पर प्रदर्शन किया। बताया गया कि अस्पताल के डॉक्टरों समेत सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिला, जिस पर डॉक्टरों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने मरीजों का इलाज करना बंद कर दिया। अपना काम छोड़कर डॉक्टर अपने बकाये वेतन की मांग पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। खबर है कि वेतन के मुद्दे पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में जुटे हैं। कोरोना काल के बीच जो डॉक्टर्स दिन रात अपनी सेवा दे रहे हैं, वो अब सड़क पर उतरकर अपनी तनख्वाह की मांग कर रहे हैं। बताया गया कि इस हड़ताल की वजह से हिंदूराव अस्पताल में भर्ती कोरोना के मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेज दिया गया है। फ्रांस के 7वें सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर नीस से एक दिन दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें वहां आई बाढ़ में एक पुल समाता दिखाई दिया, जिसके बाद जोरदार धमाका भी हुआ। फ्रांस में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद वहां के कई इलाकों में बाढ़ आ गई, जिसने वहां काफी तबाही मचाई और इसे साबित करने के लिए नीस शहर से आई ये तस्वीर ही काफी है। भारी बारिश के बाद उफनती नदी पुल के एक बड़े हिस्से को अपने साथ बहा ले गई। सड़क किनारे खड़ा बिजली का एक खंभा भी उखड़कर पानी में समा गया, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका होता दिखा। धमाका होते ही वहां मौजूद लोगों की चीख निकल गई। पुल के नीचे से रह रहकर चिंगारी उठती रही और धुआं भी उठता नजर आया। हालांकि घटना के वक्त सभी लोग उस पुल से काफी दूर खड़े थे, इसलिए बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उसने पल भर में एक बड़े पेड़ को भी उखाड़ दिया और उसे अपने साथ बहा ले गया। मौके पर एक खुदाई करने वाली मशीन भी नजर आई, जो कुदरत के इस कहर को देख बीच रास्ते से ही लौट गई। यूपी के देवरिया में कांग्रेस उम्मीदवार को टिकट देने का विरोध कर रही एक महिला कार्यकर्ता की पिटाई कर दी गई। महिला कार्यकर्ता ने देवरिया सदर विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मुकुंद मणि भास्कर को टिकट दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की। और जब पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सचिन नायक समेत कई नेताओं के सामने अपना विरोध जताया तो वहां हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेसी नेताओं समेत कई कार्यकर्ता उस महिला पर टूट पड़े। हालांकि कुछ लोग बीच बचाव करते भी दिखाई दिए, लेकिन वैसे लोगों की संख्या बहुत कम थी। यही वजह रही कि उस महिला को पीटते पीटते कांग्रेस दफ्तर से बाहर ले जाया गया। बाहर भी कई लोग उसे और पीटने के लिए लोगों को उकसाते रहे। बाद में उस महिला ने कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ आरोप भी लगाया। आपने जो टिकट दिया है, एक रेपिस्ट को दिया है, आप किसी और को दे दीजिए जिसका चरित्र सही हो।
ये बात कहते ही कि वहाँ पर जो किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया और मारपीट शुरू कर दिया। कांग्रेस की इस महिला कार्यकर्ता की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसके बाद मामला राष्ट्रीय महिला आयोग तक भी पहुंच गया। आयोग ने मारपीट के आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। इजराइल से एक हैरत अंगेज तस्वीर सामने आई, जिसमें एक 8 साल की बच्ची खतरनाक अजगर के साथ स्विमिंग करती दिखाई दी। अपने इस कारनामे की वजह से ये बच्ची आजकल सुर्खियों में है, क्योंकि सामने आए वीडियो में वो 11 फीट लंबे अजगर के साथ पानी में ऐसे मस्ती करती नजर आई जैसे कोई आम बात हो। एक बार तो बेखौफ बच्ची ने अजगर को पकड़ भी लिया। बताया गया कि वो अजगर पालतू है और कई साल से बच्ची के घर में है। मगर सिर्फ अजगर ही नहीं, वीडियो में बच्ची एक दूसरे सांप के साथ भी खेलती नजर आई, बल्कि उसका घर ही एक छोटा चिड़ियाघर नजर आया। वहाँ बकरी, बतख और कई अलग अलग प्रजातियों के पक्षी भरे दिखे। दिल्ली में रामलीला और दुर्गा पूजा के लिए पंडाल लगाने की मंजूरी दी गई। दिल्ली सरकार ने रामलीला और दुर्गा पूजा के लिए पंडाल लगाने की मंजूरी दे दी। हालांकि त्योहार के समय 31 अक्टूबर तक मेले और कार्यक्रम वाली जगह के अंदर या बाहर खाने के स्टॉल और रैली समेत जुलूस निकालने पर रोक जारी रहेगी। मुंबई में सड़क हादसे में गाड़ी पलट गई, जिसमें गाड़ी का ड्राइवर घायल हो गया। बताया गया कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सामने से आ रही एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई। हैदराबाद में एक पुरानी इमारत गिर गई, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। वहीं जानकारी मिलते ही राहत और बचाव दल के लोग घटना वाली जगह पहुंचे और फंसे लोगों को निकालने का काम तेज कर दिया। छत्तीसगढ़ के बालौदा बाजार में चोरों ने एक मकान से नकदी और जेवरात चुरा लिए। बताया गया कि वारदात के वक्त घर में कोई नहीं था, जिसका फायदा उठाकर आरोपी घर में घुसे और चोरी का सामान लेकर फरार हो गए। चीन के फुजियान में समंदर पर दुनिया के सबसे लंबे रोड रेल पुल का ट्रायल शुरू किया गया। इसे समंदर पर बना दुनिया का सबसे लंबा पुल बताया जा रहा है, जो फुजियान प्रांत के फुजोउ और पिंगटान इलाकों के बीच की दूरी को 30 मिनट तक कम कर देगा। इसके अलावा ये पुल और भी कई शहरों को आपस में जोड़ेगा, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद भी जताई गई। सामने आई कुछ तस्वीरों में ये पुल रंगीन रोशनियों में नहाया दिखा। इस पुल पर बुलेट ट्रेनें 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बड़े आराम से दौड़ पाएंगी। कृषि कानूनों के समर्थन में बीजेपी ने दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में ट्रैक्टर रैली निकाली। इस रैली की अगुवाई पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने की, जिसके साथ पार्टी के कई कार्यकर्ता और किसान अलग अलग ट्रैक्टरों पर सवार दिखे। नए कृषि कानून के समर्थन में सड़क पर ट्रैक्टरों का हुजूम नजर आया। कार्यकर्ताओं ने उस ट्रैक्टर पर पार्टी के झंडे भी लगा रखे थे। इस रैली के सबसे आगे कुछ लोग ढोल बजाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा ने इन कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया। बीजेपी की इस रैली की वजह से सड़कों पर दूसरी गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। कहीं कहीं तो ट्रैफिक जाम भी हो गया। कभी सैलानियों से गुलजार रहने वाला थाईलैंड का फुकेट द्वीप कोरोना महामारी की वजह से वीरान हो गया। इस खतरनाक बीमारी ने वहां के पर्यटन कारोबार की कमर तोड़ दी, क्योंकि कभी सैलानियों से खचाखच भरी रहने वाली इस जगह पर अब सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं। जिन बारों में कभी पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, अब वहां बस खाली कुर्सियां और वहां काम करने वाले लोगों के मायूस चेहरे ही नजर आए। पर्यटन कारोबार से जुड़े ज्यादातर लोगों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। कोरोना की वजह से वहां के 3000 होटलों और तकरीबन सभी रेस्टोरेंट का धंधा पानी चौपट हो गया। समंदर किनारे इक्का दुक्का लोग ही टहलते नजर आए। कोरोना ने वहां की पूरी रौनक ही खत्म कर दी। यूपी के झांसी में जन्मदिन की पार्टी में 2 गुटों में मारपीट हो गई। बताया गया कि एक होटल के अंदर हो रही पार्टी में मामूली बात पर 2 लड़कों के बीच झगड़ा हुआ था और ये इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से आए कुछ लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक होटल के बाहर एक लड़के को घेरकर कुछ लोग लात घूंसों से पीटते दिखे। जानकारी मिलते ही 2 पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए और फिर मारपीट करने वालों पर डंडे बरसाने लगे। पुलिस को देखते ही वहां भगदड़ मच गई और झगड़े में शामिल लड़के जान बचाकर भागते दिखे। दोनों पुलिस वाले भी उन लड़कों के पीछे दौड़े और उनमें कुछ लड़कों को पकड़ लिया। इस बीच जो भी पुलिस वालों के हत्थे चढ़ा, उसकी जमकर पिटाई हुई। बताया गया कि होटल के अंदर हुई बहस के बाद एक गुट के लड़कों ने बाहर से अपने साथियों को बुला लिया था, जिससे ये मामला और बढ़ गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी ने इलाके के लोगों को दहशत से भर दिया। वहां एक दिन पहले रात को पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर तोड़ा गया और बॉर्डर के पास के इलाकों में ताबड़तोड़ गोलाबारी की गई। इसी तरह शहरों को भी निशाना बनाकर फायरिंग की गई, जिसने इलाके में रहने वाले लोगों में डर भर दिया। लोग काफी इंजर्ड भी हुए हैं
ये जो बार बार नापाक हरकत कर रहा है तो इसका जवाब इसको, अगर वो एक मार रहा है 100 मारो, क्योंकि ये डेली जान छूटे। दिन में भी पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आया और रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी की। लोगों ने मोर्टार से दागे गए गोले के वो टुकड़े दिखाए जिनकी वजह से उन्हें नुकसान पहुंचा। लोगों ने बताया कि हाल के दिनों में पाकिस्तान की तरफ से ये अब तक की सबसे खतरनाक गोलाबारी है। ये मक्की निकाल रहे थे तो पाकिस्तान ने अचानक हमारे पास फायर शुरू कर दिया और ये देखो अभी आवाज आ रही है, अब फायर शुरू है, ये पाकिस्तान फायर कर रहा है हम पर। गौतम बुद्ध नगर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई जिसमें गोली लगने से घायल हुए 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया। सूरत में एक तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को कुचल दिया जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक ट्रेन और बस की टक्कर हो गई जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि यह हादसा रेल फाटक को पार करने के समय हुआ। राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन के फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर खिताब जीत लिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बस और ट्रेन की टक्कर में 18 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कई लोग घायल भी हो गए जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई गई। क्योंकि यह हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद उस बस के परखच्चे उड़ गए। बताया गया कि बस में 60 से ज्यादा लोग सवार थे। ये घटना रेल फाटक को पार करने के दौरान हुई और खबर है कि बारिश की वजह से बस का ड्राइवर ट्रेन को देख नहीं पाया। इस हादसे के बाद राहत और बचाव का काम भी शुरू हो गया। घायलों को तुरंत नजदीक के अस्पतालों में भेजा गया। इस काम में आसपास के लोग भी राहत और बचाव टीम को मदद करते दिखाई दिए। अमेरिका के इंडियाना से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई जिसमें एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया खाना न मिलने पर एक महिला ने इतना बवाल मचाया कि कर्मचारियों की जान पर बनाई। हालांकि मामला अगस्त का है, लेकिन जब पुलिस आरोपी महिला को पकड़ नहीं पाई तो उसने हंगामे का वीडियो जारी कर दिया जिसमें वो महिला खुंदक में रेस्टोरेंट का सामान फेंकती नजर आई। बताया गया कि महिला को गलत ऑर्डर सर्व हो गया था। इस बात ने उसका पारा ऐसा चढ़ाया कि वो 2-2 हाथ करने पर उतर आई। वो ऑर्डर लेकर रेस्टोरेंट में दाखिल हुई और उसे काउंटर पर पटक दिया। थोड़ी देर बाद उस महिला की और एक रेस्टोरेंट कर्मचारी की तीखी बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि कर्मचारी ने उस महिला को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद तो वो अपना आपा खो बैठी। उसने काउंटर पर रखा सामान उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। इस बीच वहां खड़े एक दूसरे ग्राहक ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन महिला पर जाने क्या भूत सवार था कि उसने सामान रेस्टोरेंट कर्मचारियों पर दे मारा। इस सब के बावजूद उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। अब उसने काउंटर पर कोरोना से बचाने के लिए लगी शील्ड से ही कर्मचारी पर हमला कर दिया। इसके बाद तो उसके हाथ में जो आया उसने उसे हथियार बना लिया और जाते जाते उस महिला ने वहां रखा नोटिस स्टैंड भी उठाकर दे मारा। मुंबई में आरए कॉलोनी के लोगों ने जश्न मनाकर महाराष्ट्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। मुंबई में आरए कॉलोनी की जगह मेट्रो कार शेड अब दूसरी जगह बनाया जाएगा। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने मेट्रो कार शेड बनाने के लिए पेड़ों की कटाई का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने का फैसला लिया। सरकार के इस फैसले के बाद वहां के लोगों ने जश्न मनाया। राजस्थान के टोंक में पुलिस ने अवैध हथियारों की एक फैक्ट्री पर छापेमारी की और 2 लोगों को पकड़ लिया। दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर में एनटीपीसी प्लांट में एक तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और तेंदुए की तलाश में जुट गई। मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाने के आरोप में 4 लोगों को पकड़ लिया। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 63 लाख रुपए भी बरामद कर लिए।